अध्याय 35। किंग्स क्रॉस। वह मुंह के बल लेटा हुआ खामोशी में सुन रहा था। वह बिल्कुल अकेला था, वहां और कोई भी नहीं था। उसे तो यह भी पूरा यकीन नहीं था कि वह खुद भी वहां था। एक लंबे समय बाद या शायद तत्काल बाद ही उसे यह लगा कि उसका अस्तित्व है। वह किसी भूत या विचार की तरह अमूर्त या बिना शरीर का नहीं हो सकता, क्योंकि वह लेटा हुआ था, निश्चित रूप से किसी सतह पर लेटा हुआ था। इसका मतलब यह था कि उसकी इंद्रियां स्पर्श को महसूस कर रही थीं। इसका मतलब यह भी था कि जिस चीज पर वह लेटा था उसका भी अस्तित्व होगा। जैसे ही हैरी इस नतीजे पर पहुंचा, उसका ध्यान इस बात की तरफ गया कि वह नंगा था। चूंकि वह बिल्कुल अकेला था, इसलिए इस बात से उसे चिंता नहीं हुई। हालांकि वह थोड़ा चौंक जरूर गया। उसने सोचा कि अगर वह महसूस कर सकता है तो देख भी सकता होगा। आंखें खोलने पर उसे पता चला कि वे भी काम कर रही थी। वह चमकीली धुंध में लेटा था। हालांकि इस तरह की धुंध उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके आसपास का माहौल बादल जैसे धुएं में नहीं छिपा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से बना हो। जिस फर्श पर वह लेटा था वह सफेद लग रहा था, न गर्म न ही ठंडा। वहां पर बस एक समतल खाली चीज थी। वह उठकर बैठ गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। उसने अपना चेहरा छुआ। उसके चेहरे पर चश्मा भी नहीं था। फिर एक आवाज आसपास के शून्य से उस तक पहुंची, किसी चीज के हल्के हल्के टकराने की आवाज, जो जूझ रही थी, फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। यह एक करुण आवाज थी, थोड़ी भद्दी भी। उसे यह अप्रिय एहसास हुआ कि वह किसी गोपनीय या शर्मनाक चीज को चुपके से सुन रहा था। पहली बार उसकी इच्छा हुई कि काश वह कपड़े पहने होता। उसके दिमाग में ये इच्छा आते ही तत्काल थोड़ी दूरी पर दुशाले प्रकट हो गए। उसने उन्हें पहन लिया। वे नरम, साफ और गर्म थे। यह अजीब बात थी कि उसकी इच्छा करते ही वे प्रकट हो गए थे। उसने खड़े होकर चारों तरफ देखा। क्या वह किसी बड़े आवश्यकता कक्ष में था? उसने जितनी ज्यादा दूर तक देखा, उसे उतना ही ज्यादा चीजें दिखीं। कांच की एक बड़ी गुंबद वाली छत धूप से उसके ऊपर चमक रही थी। शायद यह एक महल था। हर चीज शांत और स्थिर थी, सिवाय टकराने और सुबकने की उन अजीब सी चीजों के, जो धुंध में करीब से ही आ रही थी। हैरी अपनी जगह पर धीरे से घूमा और आसपास का माहौल उसकी आंखों के सामने बदलने लगा। एक चौड़ी खुली जगह, चमकदार और साफ, हॉगवर्ट्स के बड़े हॉल से भी ज्यादा बड़ा हॉल। यह बिल्कुल खाली था। वहां वह इकलौता व्यक्ति था, सिवाय। वह चिढ़ गया। उसे वह चीज दिख गई जो आवाजें कर रही थी। बच्चे जैसा एक छोटा प्राणी जमीन पर नंगा लेटा था। उसकी चमड़ी रूखी और पपड़ीदार दिख रही थी। यह प्राणी उस सीट के नीचे पड़ा पड़ा कांप रहा था जहां इसे छोड़ दिया गया था। इसे कोई नहीं चाहता था और इसे कोई चोरी से छोड़ गया था। अब यह सांस लेने के लिए जूझ रहा था। हैरी को डर लगने लगा। हालांकि प्राणी छोटा, कमजोर और घायल था, लेकिन हैरी इसके पास नहीं जाना चाहता था। बहरहाल वह करीब गया और किसी भी पल पीछे कूदने के लिए तैयार था। जल्दी ही वह इतने करीब पहुंच गया कि इसे छू सके, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह खुद को डरपोक समझ रहा था। उसे इस प्राणी को तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन इससे उसे नफरत हुई। तुम कोई मदद नहीं कर सकते। उसने पलटकर देखा। एल्बस डंबलडोर उसकी तरफ चलकर आ रहे थे। वे उमंग में तन कर चल रहे थे और उन्होंने नीले दुशाले पहन रखे थे। हैरी, उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और उनके दोनों हाथ सफेद और सही सलामत थे। अद्भुत लड़के, बहादुर बहादुर आदमी, चलो घूमते हैं। हैरान हैरी डंबलडोर के पीछे चल दिया। वे पपड़ीदार प्राणी से दूर जाने लगे। डंबलडोर उसे ऊंची चमकती छत के नीचे दो सीटों की तरफ ले गए, जिनकी तरफ हैरी का पहले ध्यान नहीं गया था। डंबलडोर उनमें से एक पर बैठ गए और हैरी दूसरी पर बैठकर अपने पुराने हेडमास्टर का चेहरा घूरने लगा। डंबलडोर के लंबे सफेद बाल और दाढ़ी पहले जैसे ही थे। उनकी पैनी नीली आंखें आधे चांद के आकार के चश्मे के पीछे चमक रही थी। उनकी नाक पहले जैसी ही मुड़ी हुई थी। हर चीज वैसी ही थी जैसे उसे याद थी। लेकिन फिर भी। लेकिन आप तो मर चुके हैं, हैरी ने कहा। ओह हाँ, डंबलडोर ने सामान्य आवाज में कहा। तो क्या मैं भी मर चुका हूँ? आह, डंबलडोर ने कहा, और अब वे ज्यादा खुलकर मुस्कुरा रहे थे। यही तो सवाल है ना? कुल मिलाकर प्यारे बच्चे, मुझे लगता है नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। डंबलडोर अब भी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, हैरी ने दोहराया। नहीं, डंबलडोर बोले। लेकिन हैरी ने अपना हाथ बिजली के निशान की तरफ उठाया, परंतु वहां निशान नहीं था। लेकिन मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैंने खुद को नहीं बचाया था। मैं चाहता था कि वह मुझे मार डाले।
डंबलडोर ने कहा। मैं सोचता हूँ कि इसी से सारा फर्क पड़ा। खुशी रोशनी की तरह, आग की तरह डंबलडोर से प्रवाहित हो रही थी। हैरी ने पहले कभी उन्हें इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखा था। समझाएं, हैरी ने कहा। लेकिन तुम पहले से ही जानते हो, डंबलडोर ने अपने अंगूठे आपस में चटकाते हुए कहा। मैंने उसे खुद को मारने दिया, हैरी ने कहा। है ना? तुमने ऐसा ही किया, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। आगे कहो। तो उसकी आत्मा का जो हिस्सा मुझ में था, डंबलडोर ने और भी उत्साह से सिर हिलाया तथा हैरी को आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। उनके चेहरे पर प्रोत्साहन भरी चौड़ी मुस्कान थी। क्या वो हिस्सा चला गया है? ओह हाँ, डंबलडोर ने कहा। हाँ, उसने इसे नष्ट कर दिया है हैरी। तुम्हारी आत्मा समूची है और अब वह पूरी तरह तुम्हारी है। लेकिन फिर, हैरी ने अपने कंधे के पीछे देखा, जहां घायल छोटा प्राणी कुर्सी के नीचे कांपा। वह क्या है प्रोफेसर? एक ऐसी चीज जो हम दोनों की मदद से परे है, डंबलडोर ने कहा। लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट ने मारक शाप का इस्तेमाल किया था, हैरी ने दोबारा कहना शुरू किया, और इस बार मेरी खातिर कोई भी नहीं मरा, तो फिर मैं जिंदा कैसे बच सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम जानते हो, डंबलडोर ने कहा। अतीत को याद करते हुए सोचो, याद करो कि उसने अपने अज्ञान में, लालच में, क्रूरता में क्या किया था। हैरी ने सोचते हुए अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली। वे जहां बैठे थे वह सचमुच किसी महल जैसा लग रहा था। हालांकि यह अजीब सा महल था, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुर्सियां कतार में लगी थी और रेलिंग भी थी। वहां हैरी, डंबलडोर और कुर्सी के नीचे पड़े सुबकते प्राणी के सिवाय कोई नहीं था। फिर जवाब उसके होठों तक आसानी से, बिना किसी कोशिश के आ गया। हैरी बोला, उसने मेरा खून लिया था। बिल्कुल, डंबलडोर ने कहा। उसने तुम्हारा खून लिया था और उससे अपने शरीर को दोबारा बनाया था। तुम्हारा खून उसकी रगों में बह रहा है। लिली की सुरक्षा तुम दोनों के भीतर थी। वोल्डेमॉर्ट ने यह इंतजाम कर दिया था कि उसके जिंदा रहने तक तुम भी जिंदा रहो। मैं जिंदा रहूं जब तक वह जिंदा रहे? लेकिन मैंने तो सोचा था कि मामला उल्टा था। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों को मरना होगा, या फिर यह एक ही बात है। दर्द से कराहते प्राणी के सुबकने और हाथ पटकने से उसका ध्यान भटक गया। वो एक बार फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। आपको यकीन है कि हम कुछ नहीं कर सकते? कोई मदद संभव नहीं है। तो फिर और ज्यादा स्पष्ट करें, हैरी ने कहा। डंबलडोर मुस्कुराए। तुम सातवें हॉर्क्रक्स थे हैरी, वह हॉर्क्रक्स जिसे वो बनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी आत्मा को इतना अस्थिर कर दिया कि जब उसने तुम्हारे माता पिता की हत्या करने और छोटे से बच्चे की जान लेने की घिनौनी कोशिश करने का जघन्य अपराध किया, तो यह टूटकर अलग हो गई। लेकिन उसकी आत्मा का जितना हिस्सा उस कमरे में आया था, उतना बाहर नहीं गया। हालांकि वो ये बात नहीं जानता था। वो अपने पीछे तुम्हारे शरीर के अलावा भी कुछ छोड़ कर गया था। उसकी आत्मा का टुकड़ा तुमसे जुड़ गया था, वह संभावित शिकार जो बच गया था। लेकिन उसका ज्ञान दुखद रूप से अधूरा था हैरी। वोल्डेमॉर्ट जिसे महत्वपूर्ण नहीं मानता है, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता है। घरेलू जिन्नों और बच्चों की कहानियों, प्रेम, वफादारी या मासूमियत के बारे में वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं जानता और समझता है, कुछ भी नहीं। इन सब में उसकी शक्ति से परे भी कोई शक्ति है, जादू की पहुंच से परे भी कोई शक्ति है। इस सच्चाई को वो कभी नहीं समझ पाया। उसने तुम्हारा खून इस विश्वास से लिया कि इससे वह शक्तिशाली बन जाएगा। उसने अपने शरीर में उस जादू का छोटा सा हिस्सा भी ले लिया जो तुम्हारी माँ के बलिदान के कारण तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। उसके शरीर में लिली का बलिदान जिंदा रहता और तब तक वह सम्मोहन बरकरार रहता, जब तक तुम जिंदा रहते और वोल्डेमॉर्ट की आखिरी उम्मीद भी बाकी रहती। डंबलडोर हैरी को देखकर मुस्कुराए। हैरी उन्हें घूरता रहा। और आप यह बात जानते थे? आप हमेशा से जानते थे? मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन मेरे अंदाजे आमतौर पर सही होते हैं, डंबलडोर ने खुशी से चहकते हुए कहा। वे दोनों काफी समय तक खामोशी में बैठे रहे, जिस दौरान उनके पीछे का प्राणी लगातार कांपता और मुस्कुराता रहा। और भी कुछ है, हैरी ने कहा। इसमें और भी कुछ है। मेरी छड़ी ने उसकी उधार वाली छड़ी को क्यों तोड़ दिया? उस बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। तो फिर अंदाजा ही बताएं, हैरी ने कहा और डंबलडोर हंस दिए। हैरी, तुम्हें समझना होगा कि तुम और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जादू की ऐसी सरहदों तक पहुंच गए हो जो अनजान और अपरिचित है।
यह अभूतपूर्ण है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी छड़ीसाज इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था या वोल्डेमॉर्ट को नहीं बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह हुआ होगा। जैसा कि तुम अब जानते हो, इंसानी शरीर वापस पाते समय अनजाने में ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम दोनों के बीच के बंधन को दुगना कर दिया। वह नहीं जानता था कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ जुड़ गया था। उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के इरादे से तुम्हारी माँ के बलिदान का एक अंश अपने भीतर ले लिया। अगर वह उस बलिदान की जबरदस्त शक्ति को समझ सकता, तो शायद वह तुम्हारे खून को छूने की भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन वह अगर समझ सकता, तो वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं होता और कभी किसी की हत्या नहीं करता। इस दो तरफा संबंध के सुनिश्चित होने के बाद तुम दोनों की किस्मत एक साथ गुथ गई, जो आज तक के इतिहास में कभी दो जादूगरों के साथ नहीं हुआ है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ऐसी छड़ी से तुम पर हमला करने गया, जिसका मूल तत्व तुम्हारी छड़ी के मूल तत्व का जुड़वा था। और जैसा कि हम जानते हैं, इसकी वजह से बहुत ही अजीब घटना हुई। दोनों मूल तत्वों ने एक ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया की, जिसकी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि तुम्हारी और उसकी छड़ी जुड़वा है। हैरी, उस रात को वह तुमसे ज्यादा डरा हुआ था। तुमने तो मौत की संभावना को स्वीकार कर लिया था, यहाँ तक कि गले भी लगा लिया था। यह एक ऐसी चीज थी जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत जीत गई। तुम्हारी छड़ी ने उसकी छड़ी को हरा दिया, और ऐसा करते समय दोनों छड़ियों के बीच ऐसा कुछ हुआ जो उनके मालिकों के आपसी संबंध को दर्शाता था। मेरा मानना है कि उस रात तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की कुछ शक्तियां और गुण ले लिए, जिसका मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा वोल्डेमॉर्ट खुद आ गया। यही वजह है कि जब वह तुम्हारा पीछा कर रहा था, तो तुम्हारी छड़ी ने उसे पहचान लिया। छड़ी ने पहचान लिया कि वो परिचित और कट्टर दुश्मन है। इसके बाद तुम्हारी छड़ी ने उसी के जादू का इस्तेमाल उस पर किया। वह जादू इतना सशक्त था कि लूसियस की छड़ी ने पहले कभी नहीं किया था। तुम्हारी छड़ी में तुम्हारे प्रबल साहस और वोल्डेमॉर्ट की घातक योग्यता की शक्तियां थीं। लूसियस मेल्फॉय की छड़ी के पास बचने का मौका ही कहाँ था। लेकिन अगर मेरी छड़ी इतनी शक्तिशाली थी, तो फिर हरमाइनी ने इसे कैसे तोड़ दिया? हैरी ने पूछा। मेरे प्यारे लड़के, उस छड़ी के उल्लेखनीय परिणाम सिर्फ वोल्डेमॉर्ट के मामले तक ही सीमित थे, जिसने जादू के सबसे गहरे नियमों के साथ गलत ढंग से छेड़खानी की थी। सिर्फ उसके लिए ही वह छड़ी असामान्य रूप से शक्तिशाली थी, वरना तो वह बाकी छड़ियों जैसी ही थी। हालांकि मुझे यकीन है कि अच्छी थी। डंबलडोर ने दयालुता से बात पूरी की। हैरी लंबे समय तक या कुछ पलों तक विचार में डूबा रहा। यहाँ पर समय जैसी चीजों के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे आपकी छड़ी से मारा। वह तुम्हें मेरी छड़ी से नहीं मार पाया। डंबलडोर ने हैरी की बात सही की। मुझे लगता है कि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि तुम मरे नहीं हो। हालांकि जाहिर है, उन्होंने आगे कहा, जैसे उन्हें डर हो कि उन्होंने गलत बात कह दी थी। मैं तुम्हारे कष्टों को कम नहीं आंक रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर थे। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हैरी ने अपने साफ बेदाग हाथों को देखते हुए कहा। हम कहाँ हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, डंबलडोर ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? जब तक डंबलडोर ने यह नहीं पूछा, हैरी को पता नहीं था। बहरहाल अब उसने पाया कि उसके पास जवाब तैयार था। हैरी ने धीरे से कहा, यह तो किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बहुत ज्यादा साफ और खाली है। जहां तक मैं देख सकता हूँ, कोई ट्रेन भी नहीं दिख रही है। किंग्स क्रॉस स्टेशन? डंबलडोर हंस रहे थे। अच्छा, सचमुच? तो आपके हिसाब से हम कहाँ हैं? हैरी ने थोड़े रक्षात्मक अंदाज में कहा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। यह तो तुम्हारी पार्टी है। हैरी को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। डंबलडोर उसे गुस्सा दिला रहे थे। उसने उनकी तरफ घूरा, फिर उसे याद आया कि उसे वर्तमान जगह का पता लगाने से ज्यादा जरूरी सवाल पूछना है। मौत के तोहफे, उसने कहा, और यह देखकर खुश हुआ कि इन शब्दों से डंबलडोर के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। ओह हाँ, उन्होंने थोड़ा चिंतित दिखते हुए कहा। तो हैरी जब से डंबलडोर से मिला था, तब से पहली बार वे बूढ़े के बजाय युवा दिख रहे थे। पल भर के लिए तो वे उस छोटे बच्चे जैसे लगे, जिसे गलती करते हुए पकड़ लिया गया हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उन्होंने कहा। क्या तुम इस बात के लिए मुझे माफ कर सकते हो कि मैंने तुम पर पूरा भरोसा नहीं किया? मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। हैरी, मुझे डर था कि मेरी ही तरह तुम भी नाकामयाब हो जाओगे। मुझे डर था कि तुम भी मेरी जैसी गलतियां करोगे। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ हैरी। अब मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे आदमी हो। आप किस बारे में बोल रहे हैं? हैरी ने डंबलडोर के बोलने के अंदाज और उनकी आंखों के आंसुओं से हैरान होकर कहा। मौत के तोहफे, डंबलडोर बुदबुदाए। हताश व्यक्ति का सपना। वे असली है। असली और खतरनाक। मूर्खों के लिए लालच का जाल।
डंबलडोर ने कहा। और मैं कितना मूर्ख था। लेकिन तुम जानते हो, है ना? अब तुमसे कोई बात नहीं छिपी है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं क्या जानता हूँ? डंबलडोर ने अपना पूरा शरीर हैरी की तरफ घुमाया और उनकी चमकदार नीली आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे। मौत का मालिक हैरी, मौत का मालिक, क्या मैं वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा अच्छा था? जाहिर है आप थे, हैरी ने कहा। जाहिर है, आप ये बात सोच भी कैसे सकते हैं? आपने कभी किसी को नहीं मारा जब आपके पास विकल्प मौजूद थे। सच है, सच है, डंबलडोर ने कहा। इस वक्त वे तसल्ली चाहने वाले किसी बच्चे की तरह दिख रहे थे। फिर भी मैंने मौत को जीतने का एक तरीका खोजना चाहा, हैरी। उस तरीके से नहीं जिस तरह से उसने किया था, हैरी ने कहा। डंबलडोर पर उसके इतने गुस्से के बाद यह अजीब था कि वह ऊंची छत के नीचे बैठे डंबलडोर को खुद उन्हीं के हमले से बचा रहा था। हॉर्क्रक्स नहीं, मौत के तोहफे। बिल्कुल, हॉर्क्रक्स नहीं, मौत के तोहफे, डंबलडोर बुदबुदाए। खामोशी छा गई। उनके पीछे का प्राणी सुबक रहा था, लेकिन हैरी ने पीछे पलटकर नहीं देखा। ग्रिंडलवाल्ड भी उनकी तलाश कर रहा था? उसने पूछा। डंबलडोर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सिर हिला दिया। सबसे बढ़कर इसी बात ने हम दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा था, उन्होंने धीरे से कहा। दो चतुर घमंडी लड़के जिनकी लालसा एक ही थी। मुझे यकीन है तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो गॉड्रिक्स हॉलो क्यों आना चाहता था। क्योंकि वहीं पर इग्नोटस पेवरेल की कब्र थी। वो उस जगह पर अच्छी तरह खोज करना चाहता था जहां तीसरा भाई मरा था। तो यह सच है? हैरी ने पूछा। वह कहानी, पेवरेल भाई। कहानी में तीन भाई थे, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वे वीरान रास्ते में मौत से मिले थे। ओह हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वे वीरान रास्ते में मौत से मिले थे। इस बारे में मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि पेवरेल भाई बहुत ही प्रभावशाली और खतरनाक जादूगर थे तथा अपने जादू से उन्होंने इन शक्तिशाली वस्तुओं को उत्पन्न किया था। मुझे लगता है कि इनके बारे में मौत के तोहफों की कहानी किंवदंती के रूप में गढ़ ली गई होगी। जैसा कि अब तुम जानते हो, चोगा सदियों तक पिता से बेटे, माता से बेटी तक हस्तांतरित होता आया है। इस तरह यह चोगा इग्नोटस के आखिरी जीवित वंशज के पास है, जो इग्नोटस की तरह ही गॉड्रिक्स हॉलो गांव में पैदा हुआ था। डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं? हाँ, तुम। मैं जानता हूँ तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस रात तुम्हारे माता पिता मरे थे, उस रात को यह चोगा मेरे पास क्यों था। जेम्स ने मुझे वो चोगा कुछ दिन पहले दिखाया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि स्कूल में इसकी ज्यादा गलत हरकतें पकड़ में क्यों नहीं आई थी। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसकी जांच करने के लिए उसे कुछ समय के लिए मांग लिया। मैंने मौत के तीनों तोहफों को एक साथ करने का अपना सपना काफी समय पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं उसे करीब से देखने के लोभ को छोड़ नहीं पाया। मैंने ऐसा चोगा पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही पुराना, हर तरह से आदर्श। फिर तुम्हारे पिता की मौत हो गई और मेरे पास आखिरकार मौत के दो तोहफे हो गए। उनके बोलने का अंदाज असहनीय रूप से कटु था। चोगे से उन्हें बचने में मदद नहीं मिलती, हैरी ने जल्दी से कहा। वोल्डेमॉर्ट जानता था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ छिपे हैं। चोगा उन्हें शाप से नहीं बचा पाता। सच है, डंबलडोर ने आ भरते हुए कहा। सच है। हैरी ने इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर कुछ नहीं बोले। इसलिए उसने उन्हें उकसाया। तो जब यह चोगा आपको दिखा, तब तक आप मौत के तोहफों की तलाश छोड़ चुके थे? ओह हाँ, डंबलडोर ने हल्के से कहा। ऐसा लग रहा था कि वे मजबूरी में हैरी से नजरें मिला रहे हों। तुम जानते हो क्या हुआ था, तुम जानते हो। तुम मुझसे उससे ज्यादा नफरत नहीं कर सकते जितनी कि मैं खुद से करता हूँ। लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ। तो तुम्हें करनी चाहिए, डंबलडोर ने कहा और गहरी सांस ली। तुम मेरी बहन की बीमारी का रहस्य जानते हो। यह भी जानते हो कि उन मगलुओं ने क्या किया और वो क्या बन गई। तुम जानते हो कि मेरे पिता ने बदला लेना चाहा और उसकी कीमत चुकाते हुए अज़्काबान में मर गए। तुम जानते हो कि अरियाना की देखभाल के दौरान मेरी माँ की जान चली गई। मैं इससे चिढ़ता था, हैरी। डंबलडोर ने इसे स्पष्टता से ठंडे स्वर में कह दिया था। अब वे हैरी के सिर के ऊपर कहीं दूर देख रहे थे। मैं प्रतिभाशाली था, चतुर था। मैं जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। मैं नाम कमाना चाहता था। मैं शोहरत पाना चाहता था। मुझे गलत मत समझो, डंबलडोर ने दर्द भरे स्वर में कहा, जिससे वे दोबारा बूढ़े दिखने लगे। मैं उनसे प्यार करता था। मैं अपने माता पिता से प्यार करता था। मैं अपने भाई बहन से प्यार करता था। लेकिन मैं स्वार्थी था, हैरी। तुम तो बहुत ही निस्वार्थ हो, इसलिए तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना स्वार्थी था। जब मेरी माँ की जान गई और मुझ पर मेरी बीमार बहन तथा आवारा भाई की जिम्मेदारी आ गई, तो मैं गुस्से और कटुता के साथ अपने गांव लौटा। मैंने सोचा मैं फंस गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। और फिर जाहिर है वह आ गया। डंबलडोर दोबारा हैरी की आंखों में देखने लगे।
ग्रिंडेलवाल्ड, हैरी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह उसके विचार मुझ पर हावी हो गए, मुझे सम्मोहित करने लगे। हम शक्ति से मगलुओं को अपने अधीन कर लेंगे, जादूगर जाति विजेता होगी, ग्रिंडेलवाल्ड और मैं इस क्रांति के मशहूर युवा नायक होंगे। ओह! मेरे मन में कुछ नैतिक शंकाएँ थीं, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा को खोखले शब्दों से शांत कर दिया। यह सब बहुसंख्य लोगों की भलाई के लिए होगा और जो भी नुकसान होगा, जादूगरों को उससे 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या मैं अपने दिल में ग्रिंडेलवाल्ड की हकीकत जानता था? मुझे लगता था कि मैं जानता था, लेकिन मैंने अपनी आँखें मूंद ली थी। मैं तो बस यह सोच रहा था कि हमारी योजनाएँ अगर साकार हो गई, तो मेरे सारे सपने सच हो जाएँगे। और हमारी योजनाओं के केंद्र में थे मौत के तोहफे। उन्होंने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था, हम दोनों पर जादू कर दिया था। अजय छड़ी, वह हथियार जो हमें सत्ता दिलाएगा। पुनर्जीवन पत्थर, जिसके लिए उसका मतलब सजीव लाशों की सेना तैयार करना था। हालांकि मैंने यह बात नहीं जानने का नाटक किया। मेरे लिए इसका मतलब मेरे माता पिता को वापस धरती पर लाना था, ताकि मेरे कंधों से जिम्मेदारी का बोझ हट जाए। और अदृश्य चोगा, हैरी, न जाने क्यों हमने चोगे के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। हम दोनों ही चोगे के बिना खुद को अच्छी तरह छिपा सकते थे। जाहिर है, चोगे का सच्चा जादू यह है कि इसका प्रयोग मालिक के साथ साथ दूसरों को छिपाने और उनकी रक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है। मैंने सोचा कि अगर हमें कभी चोगा मिला तो यह अरियाना को छिपाने के काम आएगा। बहरहाल, चोगे में हमारी दिलचस्पी मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि इससे मौत के तोहफों की तिकड़ी पूरी होती। ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति तीनों चीजों का मालिक बन जाएगा, वो मौत को सचमुच जीत जाएगा। इसका मतलब हमने यह निकाला कि वह व्यक्ति अजय बन जाएगा। मौत के अजय मालिक ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर। 2 महीने का पागलपन, क्रूर सपने और मेरे परिवार के दोनों बचे सदस्यों की उपेक्षा। और फिर तुम जानते हो कि क्या हुआ। सच्चाई मेरे भाई के रूप में सामने आई, जो सामान्य, औसत लेकिन बहुत प्रशंसनीय इंसान है। वह जिन सच्चाइयों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, उन्हें मैं सुनना भी नहीं चाहता था। मैं यह नहीं सुनना चाहता था कि मैं कमजोर और दिमागी रूप से अस्थिर बहन को साथ लेकर मौत के तोहफों की तलाश करने नहीं जा सकता था। बहस झगड़े में बदल गई। ग्रिंडलवाल्ड ने संयम खो दिया। मैं उसके भीतर की जिस क्रूरता को अनदेखा करने का नाटक कर रहा था, वह अब भयंकर तरीके से सामने आ गई। मेरी माँ की तमाम देखभाल और सावधानी के बाद एरियाना मर गई। डंबलडोर ने हल्के से आह भरी और सचमुच रोने लगे। हैरी ने हाथ बढ़ाया और उसे जानकर खुशी हुई कि वह उन्हें छू सकता है। उसने उनकी बाह कसकर पकड़ ली और डंबलडोर ने धीरे धीरे खुद पर काबू पा लिया। तो ग्रिंडलवाल्ड भाग गया, जैसा कि मेरे अलावा कोई भी भविष्यवाणी कर सकता था। वह गायब हो गया, शक्ति हासिल करने और मगलुओं को यातना देने की अपनी योजनाओं के साथ। वह भाग गया, मौत के तोहफों के अपने सपनों के साथ, जिसमें मैंने उसका उत्साह बढ़ाया था और उसकी मदद की थी। वह भाग गया और मैं अपनी बहन को दफन करने के लिए पीछे रह गया। अपराध बोध, भयंकर दुख और शर्म, मैंने अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बरसों गुजर गए। ग्रिंडेलवाल्ड के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। लोग कहते थे कि उसने असीम शक्ति वाली एक छड़ी हासिल कर ली थी। इस दौरान मेरे सामने एक बार नहीं, कई बार जादू मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा गया। जाहिर है, मैंने इनकार कर दिया। मैं सीख चुका था कि शक्ति के मामले में मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। लेकिन आप फज या स्क्रिमग्योर से ज्यादा अच्छे रहते, बहुत ज्यादा अच्छे रहते, हैरी के मुंह से निकल गया। क्या सचमुच? डंबलडोर ने भारीपन से कहा। मुझे इतना यकीन नहीं है। बहुत छोटी उम्र में मैं साबित कर चुका था कि शक्ति मेरी कमजोरी, मेरा प्रलोभन थी। यह एक अजीब बात है हैरी, लेकिन शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त लोग वे होते हैं जिन्होंने इसे कभी नहीं चाहा। तुम्हारी तरह के लोग, जिन पर लीडरशिप थोपी जाती है और जो मजबूरी में बोझ उठाते हैं। उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि वे इसे सबसे अच्छी तरह उठा सकते हैं। मैं हॉगवर्ट्स में ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा टीचर था। आप सबसे अच्छे टीचर थे। धन्यवाद हैरी। लेकिन जब मैंने खुद को युवा जादूगरों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त कर लिया था, तब ग्रिंडेलवाल्ड सेना इकट्ठी करने में जुटा था। लोग कहते हैं कि वो मुझसे डरता था, और शायद सच हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा डरता था। ओह, मौत नहीं। डंबलडोर ने हैरी की सवालिया निगाह के जवाब में कहा। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ जादू द्वारा क्या कर सकता है। मैं जानता था कि हमारे बीच बराबरी का मुकाबला है। शायद मैं उससे थोड़ा ज्यादा निपुण था। मैं तो सच्चाई से डर रहा था। देखो, मैं कभी नहीं जान पाया कि उस आखिरी भयंकर लड़ाई में हम में से किसने वह शाप दिया था जिससे मेरी बहन की मौत हुई थी। तुम मुझे डरपोक कह सकते हो, मैं डरपोक ही था। हैरी, मुझे सारी चीज से परे। देखो, मैं कभी नहीं जान पाया कि उस आखिरी भयंकर लड़ाई में हम में से किसने वह शाप दिया था जिससे मेरी बहन की मौत हुई थी। तुम मुझे डरपोक कह सकते हो, मैं डरपोक ही था हैरी।
मुझे सारी चीज़ों से परे यह जानने का डर था कि कहीं मैंने ही तो अपनी बहन को नहीं मारा था। अपने घमंड और मूर्खता से नहीं, बल्कि कहीं मैंने ही तो दरअसल वह वार नहीं किया था जिसने उसकी जान ली थी। मैं सोचता हूँ कि वह ये बात जानता था। मुझे लगता है वह जानता था कि मुझे किससे डर लगता है। मैं उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने को टालता रहा, जब तक कि आखिरकार टालना शर्मनाक नहीं हो गया। लोग मर रहे थे, वह रोके नहीं रुक रहा था, और मुझे पूरी कोशिश करनी ही थी। तुम जानते ही हो कि इसके बाद क्या हुआ। मैंने द्वंद्व युद्ध जीत लिया। मैंने छड़ी जीत ली। एक और खामोशी। हैरी ने यह नहीं पूछा कि डंबलडोर को क्या कभी यह पता चला कि एरियाना को किसने मारा था। वह जानना भी नहीं चाहता था। वह यह तो और भी नहीं चाहता था कि डंबलडोर उसे यह बताए। आखिरकार वो जान गया कि शाहीबाग के दर्पण में डंबलडोर ने क्या देखा होगा, और डंबलडोर दर्पण के बारे में हैरी के आकर्षण को क्यों समझते थे। वे काफी देर तक खामोशी में बैठे रहे। पीछे के प्राणी के सुबकने से अब हैरी जरा भी विचलित नहीं हो रहा था। आखिरकार वह बोला, ग्रिंडलवाल्ड ने वोल्डेमॉर्ट को छड़ी के पीछे जाने से रोका था। उसने झूठ बोला था। यह नाटक किया था कि वह छड़ी उसके पास कभी थी ही नहीं। डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए अपनी गोद की तरफ देखा। उनकी मुड़ी हुई नाक पर अब भी आंसू चमक रहे थे। लोग कहते हैं कि बाद के सालों में नर्मनगार्ड में अकेले रहते समय उसे पछतावा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यह सच होगा। मैं यह सोचना चाहूंगा कि उसे अपनी कारगुजरियों पर दहशत और शर्म महसूस हुई थी। शायद वोल्डेमॉर्ट से बोला गया झूठ अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश थी। वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश थी। या शायद आपकी कब्र तोड़ने से रोकने की कोशिश थी, हैरी ने सुझाव दिया, और डंबलडोर ने अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हैरी बोला, आपने पुनर्जीवन पत्थर का प्रयोग करने की कोशिश की थी? डंबलडोर ने सिर हिलाया। यह मुझे बरसों बाद गौंड परिवार के खंडहर मकान में दफन मिला। मौत के इसी तोहफे को हासिल करने की मुझे सबसे ज्यादा तमन्ना थी। हालांकि युवावस्था में मैं इसे बिल्कुल अलग कारणों से हासिल करना चाहता था। इसे देखते ही मेरा दिमाग घूम गया हैरी। मैं बिल्कुल ही भूल गया कि अब यह एक हॉर्क्रक्स था। इसलिए अंगूठी में निश्चित रूप से शाप होगा। मैंने अंगूठी उठाकर पहन ली और पल भर के लिए सोचा कि मैं एरियाना और अपने माता पिता को देख सकूंगा और उन्हें बता सकूंगा कि मैं कितना ज्यादा दुखी था, अकेला था। मैं कितना मूर्ख था हैरी। इतने सालों बाद भी मैंने कुछ नहीं सीखा था। मैं मौत के तोहफों को इकट्ठा करने के काबिल ही नहीं था। मैंने यह बार बार साबित किया था, और यह अंतिम सबूत था। क्यों? हैरी ने कहा। यह स्वाभाविक था। आप अपने परिवार को दोबारा देखना चाहते थे। इसमें क्या गलत था? शायद करोड़ों में एक आदमी ही मौत के तोहफों को दोबारा इकट्ठा कर सकता था हैरी। मैं उनमें से सबसे तुच्छ वस्तु को पाने काबिल था, जो सबसे कम असाधारण थी। मैं सिर्फ अजय छड़ी का मालिक बनने के काबिल था, जब तक कि मैं इसके बारे में डींगे ना हाँकूं और इससे किसी की जान ना लूं। मुझे इसका इस्तेमाल करने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि मैंने इसे अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए हासिल किया था। चोगा मैंने सिर्फ दिलचस्पी के लिए लिया था, इसलिए यह मेरे लिए कभी उस तरह काम नहीं कर सकता था जिस तरह इसने तुम्हारे लिए अपने सच्चे मालिक के लिए किया है। पत्थर का उपयोग मैंने तुम्हारी तरह बलिदान के लिए नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया में शांति से रह रहे लोगों को वापस बुलाने के लिए किया होता। तुम ही मौत के तोहफों के सबसे उपयुक्त मालिक हो। डंबलडोर ने हैरी का हाथ थपथपाया, और हैरी उनकी तरफ देखकर हंस दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया। अब वो डंबलडोर से नाराज कैसे रह सकता था? आपने इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया? डंबलडोर की मुस्कान थिरकी। हैरी, मुझे मिस ग्रेंजर पर भरोसा था कि वह तुम्हें धीमा कर देगी। मुझे डर था कि तुम्हारा गर्म दिमाग तुम्हारे अच्छे दिल पर हावी हो जाएगा। मैं डर रहा था कि अगर इन ललचाने वाली वस्तुओं के बारे में मैं तुम्हें सीधे सच्चाई बता दूंगा, तो मेरी ही तरह तुम भी मौत के तोहफों का पीछा करने लगोगे, गलत समय पर, गलत कारणों से। मैं चाहता था कि अगर वे तुम्हें मिले तो सुरक्षित तरीके से मिले। तुम मौत के सच्चे मालिक थे, क्योंकि सच्चा मालिक मौत से भागना नहीं चाहता था। वह स्वीकार करता था कि उसे मारना होगा, और वह समझता है कि दुनिया में मरने से भी बहुत बहुत ज्यादा बुरी चीजें हैं। और वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफे के बारे में कभी पता नहीं चला? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह पुनर्जीवन पत्थर को नहीं पहचान पाया और उसने इसे हॉर्क्रक्स बना दिया। लेकिन हैरी, अगर उसे इनके बारे में पता होता, तब भी शायद उसकी दिलचस्पी पहले तोहफे के अलावा किसी भी चीज में नहीं होती। वोल्डेमॉर्ट को चोगे की कोई खास जरूरत नहीं थी। और जहां तक पत्थर का सवाल है, वो मौत के मुंह से किसे वापस बुलाना चाहता? उसे मुर्दा लोगों से डर लगता है, वो प्यार नहीं करता है। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि वह छड़ी हासिल करना चाहेगा? जब लिटिल हैंगलटन के कब्रिस्तान में तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी को हराया, तभी मुझे यकीन हो गया कि वह इसके लिए कोशिश जरूर करेगा।
पहले तो उसे डर था कि तुम बेहतर योग्यता के कारण उससे जीत गए हो, लेकिन ओलिवेंडर का अपहरण करने के बाद उसे जुड़वां मूल तत्वों के बारे में पता चल गया। उसने सोचा कि किसी दूसरे की छड़ी के इस्तेमाल से काम बन जाएगा, लेकिन उधार की छड़ी भी तुम पर नाकामयाब रही। यहाँ वोल्डेमॉर्ट ने खुद से यह नहीं पूछा कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हारी छड़ी को इतना सशक्त बनाता है, तुम में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो उसमें नहीं है। इसके बजाय वो उस ताकतवर छड़ी को खोजने चल दिया जो लोगों के अनुसार हर छड़ी को हरा देती है। अजय छड़ी का मालिक बनना उसके लिए एक तरह का जुनून बन गया, जो तुम्हें मारने के उसके जुनून के बराबर ही था। उसे यकीन है कि अजय छड़ी उसकी आखिरी कमजोरी को खत्म कर देगी और उसे सचमुच अजय बना देगी। बेचारा सेवरस। अगर आपने स्नेप के साथ अपनी मौत की योजना बनाई थी, तो आप चाहते थे कि अजय छड़ी स्नेप के पास पहुंचे, है ना? मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मेरा इरादा जरूर था, डंबलडोर ने कहा, लेकिन यह मेरे मनचाहे तरीके से नहीं हो पाया, है ना? नहीं, हैरी ने कहा, यह नहीं हो पाया। उनके पीछे का प्राणी उछलता और कराहता रहा, लेकिन हैरी तथा डंबलडोर अब तक की सबसे लंबी खामोशी में बैठे रहे। इस दौरान धीमी गिरती बर्फ की तरह हैरी को यह एहसास होने लगा कि आगे क्या होगा। मुझे वापस जाना होगा, है ना? यह तुम पर है। मेरे पास विकल्प है। ओह हाँ, डंबलडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम कहते हो कि हम किंग्स क्रॉस स्टेशन में हैं। मैं सोचता हूँ अगर तुम वापस न लौटने का फैसला करो तो तुम ट्रेन में बैठ सकते हो। और यह मुझे कहाँ ले जाएगी? आगे, डंबलडोर ने कहा। एक बार फिर खामोशी। वोल्डेमॉर्ट के पास अजय छड़ी है। सही कहा, वोल्डेमॉर्ट के पास अजय छड़ी है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लौटकर जाऊं, डंबलडोर ने कहा। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम लौटकर जाने का चुनाव करते हो तो इस बात की संभावना है कि वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता, लेकिन हैरी, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अगर तुम वहां जाओ तो तुमसे ज्यादा डर उसे होगा। हैरी ने एक बार फिर उस अजीब सी चीज की तरफ देखा जो दूर की कुर्सी के नीचे की छाया में कांप और करा रही थी। मरे हुए लोगों पर दया मत खाओ हैरी, जीवित लोगों पर दया खाओ, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर दया खाओ जो बिना प्रेम के जी रहे हैं। लौटकर तुम ये पक्का कर सकोगे कि कम लोग मरें, कम परिवार बिखरें। अगर तुम्हें लक्ष्य महत्वपूर्ण लगता है तो हाल फिलहाल हम विदा लेते हैं। हैरी ने आह भरकर सिर हिलाया। इस जगह को छोड़कर जाना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि पहले जंगल में चलकर जाना था, लेकिन यहाँ पर गर्मी, रोशनी और शांति थी। वह जानता था कि वह दर्द और मौत के डर की ओर वापस लौट रहा है। वो उठकर खड़ा हुआ। डंबलडोर ने भी ऐसा ही किया और एक लंबे पल तक वे एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक आखिरी बात बताएं, हैरी ने कहा। क्या यह असली है या फिर यह मेरे दिमाग में हो रहा है? डंबलडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उनकी आवाज हैरी के कानों में तेजी से आ रही थी। हालांकि चमकती धुंध एक बार फिर आ गई थी, जिससे उनकी आकृति अस्पष्ट हो गई थी। जाहिर है यह तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, हैरी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह असली नहीं है।